कि अगर किसी राज्य में, देश में, क्षेत्र में लंबे समय तक आपको शासन करना है ना, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले बर्बाद कर दीजिए, चौपट कर दीजिए। कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम गांव देहात में भोजवा में जाते हैं, अब भोजवा में जब जाके बैठ के खाना खाते हैं तो हम लोगों को वो पियो फेंको गिलास मिलता है, बड़ा संभाल के उस गिलास को हम लोग हाथ में रखते हैं। कब तक? जब तक उसमें पनिया रहता है तब तक। देखिए, ये बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे धरती पे, जो कि गणतंत्र की जननी है, और यहाँ जो है ज्ञान की धरती रही है, बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं यहाँ से, और उस धरती पे ये हो रहा है कि जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है, नेता विपक्ष में रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा ऐसा सपना दिखाते हैं कि लगता है कि इससे अच्छा नेता तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब वही सरकार में आ जाते हैं तो सीधा उलट हो जाता है। तो ये बड़े दुख की बात। में हर पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उन्होंने भी वादा किया समान काम समान वेतन देंगे। जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो चुनाव में उन्होंने वादा किया समान काम समान वेतन देंगे। पिछले साल तक जब वो सरकार में नहीं आए थे, तो मई जून की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 मई जून, उस समय भी जब शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में तेजस्वी यादव जी आए थे। जब हम लोग आंदोलन करते थे दरोगा बहाली में धांधली को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर 2020 में 21 में, तो उस समय हमारी शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था, जिसपे हमने कोटेशन लिखाया था कि सीबीआई जांच हो। तो उस समय उन्होंने ट्वीट किया था, और उस समय हमारे मुद्दे को भी उठाते थे, चुनावी मुद्दा बनाया था बहुत सारे चीज़ों को। लेकिन जब वो सरकार में आ गए तो उन सारी चीज़ों को अब भूल चुके हैं। बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने की बात हो, उनको भी वो भूल गए। समान काम समान वेतन की बात हो, सबको भूल गए हैं। जो लड़के STET CTET जो पास करके जो बैठे हैं और 7वें चरण बहाली के इंतजार कर रहे थे, सारा चीज़ अपना बेच बाच के, सारा चीज़ अपना बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो जमीन जरपेक्सी पड़ा है, घर जरपेक्सी पड़ा है, सारा चीज़ बिक गया है, और अब नौकरी लग जाएगा, अब बहाली आएगा, अब 7वां चरण का बहाली आएगा, रोस्टर तैयार हो गया है, फलाना चीज़ हो गया है, DO का कार्यालय का घेराव, सारा चीज़ हो रहा था कि अब बहाली हो जाएगा कि तब बहाली हो जाएगा, और बीच में ही सरकार का BPSC का घोषणा हो जाता है। तो मैं जहाँ तक मैं भी एक छात्र नेता रहा हूँ, अभी भी मैं समाज सेवा करता हूँ, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी सोच ये है कि BPSC की जो के तहत जो आपको भर्ती करनी थी उसको आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी पहल है सरकार की, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो पहले से अभ्यर्थी जो 7वें चरण का बहाली का इंतजार कर रहे थे, उन पर क्यों ग्रहण लगा रहे हैं आप? उन पर ग्रहण लगाना जायज़ था कि नहीं है? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सरकार ने 2 साल पहले इन लोगों को नहीं बताया। 2 साल से लोग आंदोलन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है देखिए कि ये 7वें चरण की बहाली के लिए ही आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल। और उसमें विपक्ष के नेता के तौर पे तेजस्वी यादव जी भी गए थे। और भी नेता लोग गए थे, बहुत सारे लोग। और अब जब वो सरकार में आ गए तो उनके दुख दर्द को समझना चाहिए था और जल्द 7वें चरण की बहाली निकालना चाहिए विज्ञापन। लेकिन अचानक से आपने नई नियमावली ला दिया, जो कि सीधा एकदम कोई पहले से मतलब ही नहीं है। तो आपको पहले बताना चाहिए। हम नियमावली का हम लोग स्वागत करते हैं। नया नियमावली वो भी आधा अधूरा। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है कि योग्य शिक्षकों की बहाली हो, ये तो जरूरी है, हम लोग भी चाहते थे। केंद्रीकृत बहाली हो, किसी अच्छे आयोग से, जैसे BPSC हुआ उससे बहाली हो, नियोजन इकाई खत्म होते, ये सब तो हम लोग भी चाहते थे। लेकिन सरकार ने ये गलती किया ना कि ये चीज़ उनको पहले बता देना चाहिए कि हाँ, हम इस तरह से अब बहाली करेंगे। ऐसा तो बताया नहीं। अभी भी आप देखिए, इसमें एक और चीज़ है, जो फिजिकल टीचर हैं वो इसी STET से पास थे और उनको ज्वाइन करा दिया गया, उनको पैसा भी मिल रहा है। और उसी STET से पास जो है उनको अब BPSC से एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिर तो ये तो कोर्ट में मामला जा चुका है। तब क्या होगा आगे, ये तो हम भी नहीं कह सकते। लेकिन सरकार की कहीं इसका भी हाल जनगणना जैसा होगा का हो सकता है। तो पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, सरकार ही जानेगी। लेकिन अभी देखिए आप, सरकार की मंशा कि नियोजित शिक्षक जो 10 साल 12 साल 8 साल से जॉब कर रहे हैं उनको और नए जो शिक्षक बनेंगे। इस मामले को लेकर के सरकार को अगर कोई 3 सलाह देना होगा आपको, तो 3 सलाह आपका क्या होगा? देखिए, पहला सलाह तो मेरा ये होगा कि सबसे पहले आप नियोजित शिक्षक जो हैं उनको आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको उनकी परीक्षा लेनी है, जरूर लीजिए, मैं भी कहूँगा आप लीजिए, BPSC से लीजिए। 3 मौका दीजिए, उसमें जो पास करेंगे उनको पढ़ाने दीजिए। ठीक है। जो पास नहीं करे 3 परीक्षा में, 3 बार परीक्षा देने के बाद भी अगर पास नहीं कर पाते हैं तो उनको आप
वेतन उतना ही दीजिए, हाँ। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए उनको, पढ़ाई से दूर कीजिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये पहला स्कूल में और सारा काम और सारा काम है, हाँ। जैसे जनगणना अभी हो रहा था, हाँ। चुनाव ड्यूटी हुआ, मिड डे मील हुआ, कुछ भी बहुत सारा हुआ, काम बहुत है। सारा होता है। अन ऑफिस में भी होता है, तो उसमें आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और तीसरा जो नए शिक्षक की बहाली होगी, उनको आप एग्जाम लीजिए, अलग लीजिए, उनके साथ मत कीजिए, और इसमें कुछ संशोधन नियमावली में कर दीजिए, ताकि संशोधन तो करना पड़ेगा, आसानी हो। और 6 to 8 का जो सीट आपने नहीं दिया है, वो सीट के रिक्तियां भेजिए बीपीएससी को, अपीयरिंग में भी मौका दीजिए, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, उनके पास पात्रता परीक्षा पास है, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, जैसे बीएड हो या कुछ हुआ उसका रिजल्ट, तो उनको आप अपीयरिंग में मौका दीजिए और ग्रेड पे दीजिए। बीपीएससी से जब बहाली आप कर रहे हैं तो ग्रेड पे दीजिए, चपरासी से कम वेतन क्यों उनको मिले? बिल्कुल। दरोगा को आप ग्रेड पे दे रहे हैं, बिहार पुलिस को ग्रेड पे दे रहे हैं, शिक्षक को क्यों नहीं दीजिएगा ग्रेड पे? तो ग्रेड पे दीजिए, ये हमारी मांग है। देखिए, शिक्षक को आप वेतन दीजिएगा 18,000, 20,000, 25,000 या 30,000, और वहीं अगर पुराने जो चपरासी के पद पर बहाली है उनको 40,000, 45,000 वेतन है, तो आप उस कंडीशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कैसे आप वो भी इसी स्कूल में होंगे, उसी में स्कूल में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले शिक्षकों को उचित सम्मान दीजिए, उनको खुश कीजिए, और खुशी उनको तब होगी जब उनको सम्मान मिलेगा। आज आप कहीं चल जाइए बिहार में या बिहार से बाहर भी, शिक्षकों की क्या मतलब स्थिति है सबको पता है। शिक्षक का मतलब किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार क्या होता है? शिक्षा है, और शिक्षा का आधार है शिक्षक। शिक्षा उसी को क्यों कमजोर किया जा रहा है? उसी को चौपट किया जा रहा है, इसीलिए कि एक कहावत है ना, आप स्कूल में 5 को बिल्डिंग बना दीजिए, टीचर रहबे ना करे, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है बिल्डिंग का? आप बाहर में ही पढ़ाने दीजिए ना, अगर योग्य शिक्षक रहेंगे तो बाहर में ही पढ़ाएंगे, तो वहाँ से योग्य अभ्यर्थी निकलेंगे। एक कहावत है ना कि अगर किसी राज्य में, देश में, क्षेत्र में लंबे समय तक आपको शासन करना है ना, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले बर्बाद कर दीजिए, चौपट कर दीजिए। तो उसी नीति पे हमारी सरकार चल रही थी। अब पता नहीं नींद खुली है कि क्या हुआ है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है। जो राजनीति, जिसका लक्ष्य है राजनीति करना, वो तो चाहेगा कि शिक्षा का जो तंत्र है वो बर्बाद हो। क्योंकि एक बहुत खास उदाहरण आपको मैं देता हूँ। आप चलिए, आप एक नौजवान है, आपको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी नहीं आता, आप तो बेरोजगार हैं। अगर गांधी मैदान में कोनो नेता का रैली हो जाता है, तब तो आपको आना है वहाँ पर सुनने। कुछ नहीं होगा तो 500 रुपया का लालच अगर दे दिया जाता है, खाना पीना का लालच दे दिया जाता है, आप क्या सोचेंगे कि दिन भर खाली नहीं बैठल बनी, चलो घूम के आ जाए, 500 रुपया हो तो मिल जाए। तो आप यहाँ पर आइएगा, न चाहते हुए भी उस रैली में आपको आना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपको कोई नौकरी होगा, आप किसी रोजगार में होंगे या शिक्षक होंगे या किसी भी अन्य रोजगार में अगर होते हैं, तो क्या आप उस नेता के रैली में आएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो या तो शिक्षक हैं या किसी रोजगार में है, इसलिए उनको फुर्सत नहीं है आने का। तो इस बिहार सरकार के कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता हैं, सभी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जिनका यह लक्ष्य है अपनी राजनीति रोटी सेकना, बच्चों के, बिहार के बच्चों और नौजवानों के भविष्य को जलाकर और उस पर अपनी राजनीति रोटी सेकने का। और अपने कभी बेटा को एमएलए बनाएंगे, मौसा को सांसद बनाएंगे, भगीना को मंत्री बनाएंगे, यही इनका लक्ष्य है। और हम छात्र नौजवान बस पियो फेंको गिलास हैं। पियो फेंको गिलास मतलब जब हम एक गांव देहात में भोजवा में जाते हैं, अब भोजवा में जब जाके बैठ के खाना खाते हैं, तो हम लोगों को वो पियो फेंको गिलास मिलता है। बड़ा संभाल के उस गिलास को हम लोग हाथ में रखते हैं। कब तक? जब तक उसमें पनिया रहता है तब तक। जैसे उस गिलास का पानी खत्म होता है, हम लोग झूला के फेंक देते हैं। वही काम आज की सरकार, आज की व्यवस्था छात्र नौजवानों के साथ कर रही है। सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि छात्रों को पार्टी के नाम पर बांट दो, ताकि उनमें एकता न रहे। फलानवा पार्टी का छात्र नेता, चिरानवा पार्टी का छात्र विंग, ढेकानवा पार्टी का छात्र विंग, छात्र नेता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट चुके हैं, उनकी एकता खत्म हो चुकी है। क्या आप नहीं मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण है छात्रों का भविष्य बर्बाद होने का? बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण यही है। तो ऐसे छात्रों को अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में पड़ के फलानवा भैया के संगे सेल्फी खिंचवाए हैं? देखिए, हम तो यही सलाह देंगे कि मैं तो पटना यूनिवर्सिटी को कई वर्षों से देख रहा हूँ, यहाँ के छात्र नेताओं को देख रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो छात्र नेता है, सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ जो इस पार्टी से जुड़े हैं, आप देखिए कि आप कितने वर्षों से उस पार्टी से जुड़े, चाहे जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, और आपका कितना इस्तेमाल उस पार्टी ने किया है सिर्फ वोट के लिए, अपने फायदे के लिए, और आपको क्या मिला। आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी छात्र नेता को किसी भी पार्टी ने बिहार में टिकट दिया हो। और मैं कई ऐसे छात्र नेता को जान रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हर पार्टी के छात्र नेता को मैं जान रहा हूँ 10 वर्ष से, किसी को 15 वर्ष से। उन्होंने उस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक उनको टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? तो विधायक के बेटा को, सांसद के बेटा बेटी को मिला, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे छात्र नेता हैं, और छात्रों से हम अपील करेंगे
कि आप किसी भी पार्टी के बहकावे में न आए और अपना भविष्य आप खुद देखिए। बिल्कुल। अपना भविष्य आप खुद देखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। बिहार के कोई भी जिला है, कहीं के भी छात्र हैं, कहीं के भी नौजवान हैं, उन लोगों को बस मैं इतना ही सलाह देना चाहता हूँ, एक सच्चाई इशारों में बताना चाहता हूँ कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो स्वतंत्र छात्र संगठन, अगर दिलीप भाई जैसा कोई लोग अगर लेकर के चल रहा है, आपके भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है, अपना भविष्य दांव पर लगाने को तैयार है, तो हमें लगता है कि आपको जाति धर्म सब भूल करके और ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और निश्चित रूप से नवयुवक सेना के हम अध्यक्ष हुए हैं। 17 से 18 जिलों में हमारी संगठन चलती है। मैं खुद अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान व्यक्तिगत तौर पे और अपने संगठन के तौर पर मैं दिलीप भाई के हर आंदोलन का समर्थन करता हूं, और कोई भी आंदोलन करेंगे, ये कॉल करेंगे तो पूरी संख्या में इनके साथ में खड़ा होने का काम करूंगा। जय हिंद, जय बिहार, बदलो बिहार।